हाँ तो फिर ओके, तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, इन बीम। ओके, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसमें दो वर्ड है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। प्ले क्या होता है उसको हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तो इस दोनों चीज को हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट में हमें सीधे इसको एक्सियल स्ट्रेस भी कहेंगे। ओके, एक्सियल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस means is called the axial stress। और एक्सियल में दो तरह का हो सकता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस है, ये इसका जो एग्जांपल है ज्यादातर आता है कॉलम्स में। ओके, कॉलम्स में इसका एग्जांपल आता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा स्ट्रेस का, एक्सियल स्ट्रेस का, वो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया। द लोड बाय एरिया मीन्स W बाई एरिया। अब ये हमारा जो लोड और एरिया है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, हम एक कॉलम एग्जांपल लें, कोई कॉलम ले लेते हैं, जैसे जो घर का कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं हम लोग कॉलम्स। तो उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप हमारा ऐसा होगा। तो ये 3D हम फॉर्म बना रहे हैं, तो 3D, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हो गया। इसी पिक्चर को जो हम समझाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर में हम एक पिक्चर को तुम्हें हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, जो पिक्चर का जो डायमेंशंस है, तो ये हमारा एक कॉलम्स है जो हम सीधे फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। ये भी हमारा कॉलम सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा में अंतर है वो चीज है। और ये देखो 3D हुआ कॉलम्स, ये अलग अलग कॉलम्स का अलग, इस तीनों का हाइट सेम है, LH हाइट है वो। यहाँ जो P है वो P को लोड से दिखाया गया है, P मतलब लोड। ओके, कभी कभी हम P की जगह पर W भी दिखा सकते हैं। ओके, तो P मतलब लोड या W मतलब लोड। तो अलग अलग किताब में W या P का मतलब एक ही होता है, मतलब लोड अप्लाइड। अब देखोगे कि ये जो सर्कल पार्ट है इसका सेंटर ये है, तो सेंटर से इस कोने पे ये लोड अप्लाई किया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर। हियर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ स्क्वायर। तो लोड अप्लाई किया गया इस कॉर्नर पॉइंट पे। यहाँ पे देखो कुछ एक चैनल टाइप का हो गया, तो इसमें भी हमारा पी लोड काम किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइन दिखाई गई है, यही हमारा एक्सेल जो हमारा सेंट्रॉइड से ये लाइन को ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो ये इसे मान लो इसका एग्जांपल ले लिया गया है, तो ये यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये इसका सेंट्रॉइड से पास किया जा रहा है। तो ये आइदर वाई वाई एंड एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इसकी एक्सिस से हमारा लोड
कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो लोड हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लोड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस सेक्शंस एरिया, जैसे हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम जो पिक्चर यहाँ पे सामने जो रखे हुए हम यहाँ पे में यहाँ पे क्या है कि देखो कि कोई भी बीम का एक क्रॉस सेक्शन, मान लो कि इसी कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो, मतलब जब ऊपर से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दिखाई देगा। इसका हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसका 4 कॉर्नर पॉइंट मान लेते हैं, इसका एक्सिस मान लेते हैं एक्स एंड वाई, और ये रेक्टेंगुलर शेप हुआ। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो क्रॉस सेक्शन जो हमारा एरिया होता है, जैसे मान लो कि इसका एरिया ये बी हो गया, और लेट्स इसको मान लो इट इज कॉल्ड डी, द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको अगर हम लोग 3D देखें, हम लोग ऐसे देखें, तो ये हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसा ये कॉलम का पार्ट हुआ, ये हमारा कॉलम हुआ, तो इसी का ये पार्ट हो गया। तो इसको मान लीजिए ए, ये बी एंड सी एंड डी, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इसको कॉल्ड सेंटर, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो b/2 एंड d/2। यहाँ से इसका सेंटर का दूरी हो जाएगा b/2, और यहाँ से इसका सेंटर का दूरी हो जाएगा d/2। ये मेरा है सेंटर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस हमारे बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल मतलब होता है जब कॉलम के एक्सिस पे, एक्सियल पे जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग हैं तो। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, 2 पिक्चर को उठाए हैं। ये देख लो कि जब ये हुआ एक्सियल, ओके, एक्सियल मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से सीधे लाइन पास कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट से घसक कर कोई लोड अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। ओके, ECENTRI इसेंट्रिक लोड बोलते हैं, क्योंकि एक्सियल लोड से घसक गया मेरा है। और जब लोड सेंटर पे ये लाई कर देता है, सेंटर जो है इसका एक्सियल से इसी पे लोड अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे E = 0 है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सियल लोड। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे इस एक्सियल लोड के चलते हमारा जो स्ट्रेस पैदा होगा वो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा हो सकता है। मतलब जैसे जैसे लोड अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा कंप्रेसिव होगा। तो मान लो कि घर बना रहे हैं हम लोग एक ठो में, अब एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगा हमको। ये घर का छत्ता हो गया, ओके, ये ढलाई दे दिए हम लोग हैं, ये 4 कॉलम हो गया। सीमेंट कहीं बनाए, सीमेंट बालू जिसका बना सकते हो। तो इस कॉलम के ऊपर ये जो लोड है, जैसे मान लो छत्ता का जो लोड है वो W लोड है, तो इस कॉलम पे कितना लोड पड़ेगा, तो इस पे पड़ेगा W/4, क्योंकि ये 4 कॉलम है, तो चारों कुछ ना कुछ सब अपना पार्ट, कुछ ना कुछ सब मतलब इक्वल भाग से कुछ ना कुछ लोड अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इक्वल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमेंशन है, तो सबका W/4, ये भी W/4, ये भी W/4, मतलब सबका अपना एक लोड होगा। तो जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जब लोड पड़ेगा मेरा W, इसका एरिया हो गया A, ओके, ये मान लेते हैं ये B, ये हो गया मेरा D, तो एरिया हो गया B/D। तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा मेरा वो W/B/D होगा, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहा है W लोड, ओके, लोड और एरिया। तो अगर कॉलम के क्रॉस सेक्शन एरिया को जरा हम लोग फोकस करें, फिर से ऊपर पिक्चर को लेकर जा रहे हैं हमें। जैसे मान लो इस सेक्शन जो है मेरा सेक्शन एक्स सेक्शन पे स्ट्रेस कितना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस कितनी, सॉरी डायरेक्ट कितना होगा डायरेक्ट से,
तो P बाई एरिया, एरिया मतलब जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो, ओके इसका एरिया हो गया, एरिया, तो एरिया इंटू W, यहाँ पे जो P माना हुआ P मान लेते हैं। तो क्योंकि हम बार बार तस्वीर को उठाएंगे इसलिए डायरेक्ट हम इस तस्वीर को उठाकर नीचे की तरफ हम ले जा रहे हैं, ये बार बार तो इस सेक्शन पे x1 पे कितना होगा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होगा, अगर हम लोग स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा इक्वल टू P बाई एरिया, ओके यहाँ पे P है, में एरिया हो गया। तो इसका जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट इन होल सेक्शन, इन होल सेक्शन मतलब जितना इसका सेक्शन है, मतलब ये हो गया होल सेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि इस जगह पे स्ट्रेस कम लगेगा, इस जगह पे स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है, जो एक्चुअली टोटल डिपेंड किया लोड पर, टोटल लोड कितना लगा इसके ऊपर और कितने एरिया पे काम किया, तो हो गया W इंटू बी डी, या इस फिगर के अनुसार P कर दिए तो यहाँ पे P कर देते हैं, तो P बाई एरिया कर दिए हम लोग हैं। तो ये होगा, तो इसका सारा जो इंटेंसिटी है हर सेक्शन पे, हर पॉइंट पे W बाई P होगा। अगर इस सेक्शन होगा तो ये भी जो अनुभव करेगा इसको भी फील होगा WP बाई A, इस वाली जगह पे भी P बाई एरिया फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है P एंड क्रॉस टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो जो सेक्शन आएगा सब वही का वही फील करेगा। तो इसके बाद ये भी सेक्शन देखोगे तो क्या मिलेगा, तो टोटल इसका एरिया, ये जो मेरे एरिया हो गया, ओके, तो इसका जो एरिया हो गया प्लस जो इसका जो एरिया हो गया, तो एरिया तो सेम ही हो गया, तो इस पे भी तुमको हर जगह पे तुम्हारा स्ट्रेस कांस्टेंट होगा। तो सर हाँ, सर जो पी यहाँ पर लग रहा है फोर्स, वो कहते कॉर्नर पे लग रहा है, नहीं, नीचे वाला डायग्राम जो बता रहे थे हाँ कॉर्नर पे ही लग रहा है मेरा, एलिवेशन में। बिल्कुल कॉर्नर पे ही लग रहा है, और या सेंटर भी लगा सकते हैं हम, है यहाँ पे। इसी तो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब हो गया लोड, टोटल लोड और उसका टोटल एरिया, जहाँ पे फोर्स अप्लाई किए हैं उसका टोटल एरिया पे, तो वो चीज मेरा होगा डायरेक्ट स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर सर तो मतलब हम लोग दोनों पिक्चर को समझा दे रहे हैं अभी मैं। ये तो हुआ एक ये पिक्चर और एक पिक्चर ये हुआ। इस दोनों पिक्चर में तुमको अंतर क्या है हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका टॉप अगर ऊपर से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाएगा ऐसा, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाएगा ऐसा, ओके। अब इसका जो एरिया है वो ए है, सेम एरिया है, इसका भी एरिया सेम एरिया है। यहाँ पे जो फोर्स है P है वो सीधे एक्सियल लग रहा है, मतलब कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, और ये जो फोर्स है इसके सेंटर से पास ना होके कुछ दूरी पर काम कर रहा है। तो इस केस में डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या मतलब होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होगा, ये कहता है कि फोर्स मतलब ये जो एरिया हुआ, ये एरिया, तो ये एरिया तो इसके अंदर भी वही एरिया होगा, ओके, हर जगह इसका एरिया इसी तरह का एरिया होगा, ओके। तो हर एरिया पे सबका एरिया सेम, तो हर कहता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा एरिया, मतलब जहां तक इसका एरिया फैला हुआ वो, और उसका उसी एरिया पे कितना फोर्स काम किया है, तो इस पूरे एरिया में पी ही एक फोर्स काम किया है, तो वो कहलाएगा पी बाई एरिया। अब आ जाओ इसके लिए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यही होगा, हर जगह पे इसका एरिया वही होगा, हर जगह पे इसका एरिया सेम ही होगा, क्योंकि कॉलम मेरा सेम है। हाँ, अगर मैं कोई कॉलम डिजाइनदार कॉलम कोई बनाता, ये मैं डिजाइनदार कॉलम से कोई कॉलम कोई ऐसा बना के रखता, तब इसका एरिया यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे एरिया कुछ होता, यहाँ पे A1 होता, यहाँ पे A2 होता, लेकिन फिलहाल इस पिक्चर में मेरा एरिया जो है वो मेरा एक जैसा है। तो ये कह रहा क्या चीज है, डायरेक्ट स्ट्रेस इस केस में क्या कहलाएगा, सेम डिफिनेशन कहलाएगा।
कि किस एरिया पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो देखा गया तो इस एरिया में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा, कौन सा फोर्स, पी। तो पी कितना एरिया, ए, तो दोनों का चीज सेम आ गया। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अगर ये P यहाँ पे काम करता तब भी इसका कितना होता मैग्नीट्यूड, ये P उठ के यहाँ आ जाता तब कितना होता डायरेक्ट स्ट्रेस का, तब भी होता P/A होता। ओके, तो ये था इसका फॉर्मूला। और मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड का हम एग्जांपल लेकर चले, क्योंकि मैग्नीट्यूड एग्जांपल के हिसाब से मान लेते हैं फोर्स 20 न्यूटन और एरिया मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब किधर काम कर रहा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। जवाब होगा नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, टेंसाइल की कंप्रेसिव, तो कॉलम को या बीम को क्या कर रहा है, वो धसा रहा है, उसके लेंथ को कम करेगा, मतलब ये क्या हो गया कंप्रेसिव। तो इसी कंप्रेसिव, तो ये कंप्रेसिव लोड हो गया। तो इस कंप्रेसिव लोड के चलते जो डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा हुआ, क्या इसको बोल सकते हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो तो फिर से हम एक पिक्चर को यहीं से उठा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होगा मेरा। और अगर हम देखेंगे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस का, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ सेम मैग्नीट्यूड, ये भी हर जगह इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड को जो एग्जांपल दिए थे वो था 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का ये हो गया डायग्राम। ओके, हर जगह पे इसका मैग्नीट्यूड सेम से कहलाएगा। अब आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस पे जरा हम लोग। ओके, सेकंड बात हम आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस पे, जिसको हम लोग सिग्मा बी से दिखा सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं, कहाँ पे कौन सा यूज करना। तो अब बताओ बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, जैसे हम लोग को नाम आता है बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे फॉर्मूला, फ्लेक्सर फॉर्मूला, वो था एम आई सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू E/R। ऐसा कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे बेंडिंग स्ट्रेस वाले लेवल में। अब हम लोग क्या लेंगे कि ये टर्म को उठा देंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एम वाई एंड आई। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट रिमेम्बर जो प्रीवियस जो हम बेंडिंग स्ट्रेस को हम डिस्कस किए थे, ये हो गया। थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं उसको, मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट हो भूल जाते, भूलना इंसान का फितरत है। रिमेम्बर, जब बीम को हम ऐसे बेंड किए थे, ओके, ये चीज अब हल्का हल्का याद आता होगा, ये चीज, ये हो गया कंप्रेसिव, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस एन ए, यहाँ पे क्या लगा सेक्शन पे कंप्रेसिव, तो सिग्मा सी, कंप्रेसिव लगा और ये क्या लगा सिग्मा टी, मतलब कंप्रेसिव टेंसाइल। टेंशन।
और y किसको बोलते हैं? y बोलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से इसका ऊपर का दूरी, चाहे yc बोल सकते हो, चाहे नीचे से इसकी दूरी yt बोल सकते हो। डिपेंड करता है कि इसको किधर से मोमेंट कैसा लगाया गया। ओके, अब ऐसा करो कि ये जो पिक्चर बनाए थे ये कैसा बना था? ये बना था इस केस में कि जब मेरा बीम ऐसा है, तो इसको नीचे ले जाते हैं मैं, ये बीम ऐसा है और एक चीज को हम यहाँ पे सपोर्ट दे दिए और नीचे की तरफ हम लोड कर दिए, तब जाके ऐसा बन जाता है बेंडिंग ऐसा हो जाता है मेरा। ओके, तो ये मेरा बेंड ऐसा हो जाता है। अब ऐसा करो कि इस चीज को तुम खड़ा कर दो। खड़ा मतलब है कि इसको थोड़ा रोटेट कर दो। तो रोटेट कैसे करेंगे चीज को हम लोग हैं, जस्ट इसको हम रोटेट करते हैं, ये जो पार्ट है इसको रोटेट करते हैं हम लोग हैं। तो रोटेट कैसे करते हैं, मतलब रोटेट हम ऐसे कर रहे हैं। ये किए रोटेट इसको हम लोग। ओके, सेम चीज था, इसको रोटेट कर दिया हम लोग हैं। कुछ नाम दे दो, जैसे इसको हम कैसे कहते हैं, यहाँ पे ये एम मोमेंट, इधर से मोमेंट एम, उसके बाद सॉरी ये हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस। ओके, वाई, ये चीज मेरा वाई हो गया, वाई सी, ये वाई टी। इसमें कौन सा स्ट्रेस पैदा हुआ इस वाले पार्ट में? कंप्रेसिव। इसमें क्या होगा? कंप्रेसिव हुआ सर, ये टेंसाइल। टेंसाइल। गुड। तो वो अब इस पिक्चर को जस्ट हम लोग रोटेट कर दिए ऐसा। तो अब ये मान लो जस्ट ये कॉलम है, ये तो अभी कॉलम कितना बन गया, मतलब कि अब ये चीज तुमको बन गया ये चीज की तरह। इस पिक्चर को तो उठा देते हैं मैं, और इसके सीधे सामने यहाँ पे रख देते हैं ताकि इस चीज को हम थोड़ा थोड़ा मैच करा दें। ओके, तो अब देखो हुआ क्या चीज असल में। खेल यहाँ पे ये बना कि जब ये पी लोड हम अप्लाई किए थे, फोर्स अप्लाई, तो मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे ई इसेंट्रिक लोड है, क्योंकि यहाँ पी क्या है, इसेंट्रिक लोड बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से ई की दूरी पर ये अप्लाई किया गया। ओके, और इसको अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखने का मतलब है कि इसका ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया सेंटर, यहाँ से लोड पार नहीं हो रहा है। लोड कहाँ से हो रहा है, मतलब मान लो कि ये इस पिक्चर में इसका इन पॉइंट पर लोड नहीं लग रहा है, इन पॉइंट पर लोड नहीं, मतलब बीच में कहीं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा है, तो ये हो गया मेरा पी। ओके, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो जब ये लोड अप्लाई किया तो मोमेंट लगाया, तो जो मोमेंट लगाया, मोमेंट ड्यू टू इंसिट्रिक लोड। अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या चीज हो गया, P इंटू ई, मतलब P को मल्टीप्लाई किए E से, तो P इंटू ई। तो जब मोमेंट लगेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर की तरफ घुमाएगा। ऑब्जर्व करोगे कि जब यहाँ पे ये चीज मोमेंट, जब यहाँ फोर्स लगा, जस्ट इसको हम ऐसे समझाएंगे, जैसे मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है, ये लाइन को। अब P यहाँ पे काम कर रहा है, ये हो गया सेंटर, इसका दूरी E हो गया। तो ये चीज क्या करेगा, मान लो एक जस्ट एक बीम है मेरा, बीम यहाँ पे मेरा P काम कर रहा है, लोड फिक्स है E की दूरी पर, तो ये नीचे की तरफ घुमाएगा। ओके, बेंड करेगा, मतलब इसको ऐसा बेंड करेगा। ओके, तो ये चीज नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये बेंड मोमेंट हमारा इधर लगेगा। जब मोमेंट इधर लगेगा तो ये क्या होगा, ये कर्व बनेगा इस साइड में, जस्ट लाइक ऐसा। ओके, तो ये चीज पिक्चर ऐसा बन जाएगा। तो ये कंप्रेस, तो इधर इस पोर्शन जो नाम है इसमें कंप्रेसिव लगेगा। तो अगर नाम दे देते हैं जरा हम लोग हैं,
नाम देते हैं ए बी सी डी, सिर्फ फ्रंट वाला। तो ये ए बी सी डी, पीछे का जो हम वो चीज नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ फ्रंट का दिखा रहे हैं, क्योंकि 3D है ना, कॉलम तो जब वो 3D होता है उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब होता है, तो सिर्फ सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए बी के सेक्शन में जो, सॉरी बी सी के सेक्शन पे क्या लगा। तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं जरा में। तो सेक्शन बीसी में क्या लगा? कंप्रेसिव। गुड, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तब मेरा सेक्शन एडी में क्या लगा? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, कंप्रेसिव नेचर में और टेंसाइल नेचर में। तो सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई एंड आई। तो सिग्मा सी इक्वल टू होगा मोमेंट वाई एंड आई। ओके, और इसका क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा सी, यहाँ पे सी मान लेते हैं फॉर कंप्रेसिव के लिए, एंड एम सी एंड आई, क्योंकि मोमेंट जो होगा वो दोनों में सेम होगा। पी ई जो मोमेंट होगा ये दोनों में सेम होगा, पी ई। वाई सी जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे वाई सी का डिस्टेंस होगा। अब जब मेरा वाई सी का डिस्टेंस होगा तो वाई सी का मतलब क्या हो गया? मतलब कि यहाँ से लेके इसकी दूरी। ओके, तो अगर ये सेक्शन तुमको बी दे दिया है तो कितना होगा मेरा वाई सी? वाई सी कितना होगा मेरा? BC/2 सर। वेरी गुड, b/2 हो जाएगा मेरा। ओके, उसी तरह टेंसाइल कितना हो जाएगा मेरा? वाई टी कितना हो जाएगा मेरा? b/2 हो जाएगा। ओके, और ये वही मोमेंट, सेम। हाँ बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब है सवाल है, लेकिन वो अलग सिमेट्रिकल बॉडी इसलिए आसान इजी निकल गया, अनसिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ग्रेविटी कहीं अलग लाइक करता है। ओके एनीवे, और तो अब यहाँ पे आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरा? ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है जब वो भी देख लेते हैं हम लोग हैं। तो अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया तो मेरा ये था। ओके, ये याद रखना, ये टॉप व्यू है। ओके, और तो यहाँ पे जो नाम था वो मेरा ए बी था। यहाँ पे सी डी नहीं लिख सकते, रिमेम्बर सी डी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सी डी जो लिखना होगा वो हम लोग, देखो हम लोग इस पिक्चर में देखना है बहुत अच्छा से कि ए बी सी डी ये हुआ मेरा कॉलम, कॉलम का हाइट, ठीक है। और ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसको हम तुमको हम समझाएंगे ऐसा बनाकर। तो ये हुआ ए बी सी डी, ये हुआ। ओके, ये हुआ हाइट, ये हुआ क्रॉस सेक्शन, ये चाहिए ए बी सी डी लिख दिए, यहाँ पे लिख दो ई एफ। ये हो गया ई एफ। ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। लोड काम कर रहा है इस पॉइंट पर पी, मतलब इस काम पे काम कर रहा है मेरा लोड पी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो इसका दो एक्सिस होगा मेरा।
तो दो एक्सिस के लिए अलग अलग हम पेंसिल यूज कर लेते हैं ब्लैक। तो ये हो गया, ब्लैक से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्स, एक हो गया वाई वाई, तो ये एक तो यहाँ से पास किया वाई वाई। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लेंगे वो किसके अबाउट हम लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स भी होता है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई भी होता है। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट लेंगे तो क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस काट रहा है, तो ये डिस्टेंस तो मेरा हो गया बी, ये हो गया मेरा डिस्टेंस डी, ओके, और ये इसका हाइट हो गया, टोटल कॉलम का डायमेंशन हो गया एच बी एंड डी, ओके, एच हाइट बी एंड डी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का हो गया डायमेंशन बी डी और हाइट का और लेंथ का हो गया एच। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एच से मतलब नहीं, क्रॉस सेक्शन से मतलब होता है। तो एक्स के अबाउट हो गया इसका बी, क्योंकि ये डी को काट रहा है एक्स वाला, क्यू इंटू 12 इक्वल टू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, क्योंकि आपको वाई काटता है तो कितना होगा मेरा डी बी का पावर 2/12। अब सवाल है कि यहाँ पे तो मोमेंट एक ठो है, तो लेंगे किसको हम लोग, एक्स वाई एक्सिस को कि वाई वाई को। सिंपल तरीका हम लेंगे कि ये देखेंगे कि जो बेंड, ये जो चीज मेरा जो बेंडिंग हो रहा है वो किसके एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो जब हम लोग इसको बेंड किए यहाँ पे तो क्या देखें कि ये चीज ऐसा हो गया था। तो पता चला कि ये चीज किसके अबाउट रोटेट किया, ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट घुमा है। ओके, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट किया है, क्योंकि अभी जो कर्व है, देखो कर्व ऐसा बना हुआ है। ओके, जब कर्व ऐसा बना है तो वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस इसके अबाउट ये कर्व घूम रहा है। ओके, ये ट्राई कर रहा है वाई एक्सिस के अबाउट घूमना के लिए। ओके, तो हम इसको लेंगे ना कि इसको लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। टेंसाइल होता है, एक कंप्रेसिव होता है। तो इसका पिक्चर कैसे बनाओगे, इसका जो हमारा जो तस्वीर बनता है, इसका जो स्ट्रेस का बनता है वो बेंडिंग स्ट्रेस का कैसा बनता है डायग्राम से। तो जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस हम पढ़ाए थे, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का जो तस्वीर है, जो स्ट्रेस का जो डायग्राम, वो कैसा बनेगा। तो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, ओके, ए बी मैंने ए बी ये वाला चीज, ओके, और ए बी से लेके ये मैंने ए बी डी, ओके, ए बी सी, यहाँ पे सी डी हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन में जो मेरा ए बी सेक्शन है, मतलब सॉरी कौन सेक्शन है मेरा, बी सी सेक्शन में, देखिए यहाँ पे गलती, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे टी होगा। okay? तो बी सी सेक्शन में कंप्रेसिव, ए डी सेक्शन में टेंसाइल। मतलब पूरा ए बी मतलब इस सेक्शन में, तो बी सी सेक्शन में कंप्रेसिव। तो ये हो गया, हम कर सकते हैं यहाँ कंप्रेसिव हो गया है, तो चलो ये नीचे की तरफ कंप्रेसिव सिग्मा सी ड्यू टू बेंडिंग। ओके, और ए पे क्या लग रहा है मेरा, मैंने एडी पर टेंसाइल, तो टेंसाइल के ऊपर की तरफ इस दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। ओके, तो ये टेंसाइल हो गया, तो हम लोग नीचे की तरफ हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर दिए। ओके, टेंसाइल हो गया तो उसको ऊपर की तरफ डायग्राम ड्रॉ कर दिए। तो ए बी सेक्शन जो है मेरा है, ये टोटल जो मेरा सेक्शन हुआ बेंडिंग का, ए बी सी और डी। तो ए बी में मेरा लग गया, बी सी में लग गया मेरा टोटल कंप्रेसिव सिग्मा सी, इसमें लग गया सिग्मा टी, ये हो गया सिग्मा टी, ये हो गया सिग्मा सी। ये हुआ बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन साथ साथ क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस भी इसमें मेरा लग रहा है,
एक तो हुआ, तो एक हुआ मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस जिसका मैग्नीट्यूड था मेरा P बाई एरिया, और दूसरा लगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो अभी का जो एग्जांपल लिए थे ये था मेरा कंप्रेसिव नेचर का, और इसमें दो चीज निकला। ओके, एक निकला मेरा कंप्रेसिव, एक निकला मतलब सिग्मा सी निकला, और एक निकला टेंसाइल। सिग्मा टी। तो क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मेरा बीसी में लगा, और डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में मेरा क्या लगता है, बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम शुरू में डिस्कस किए थे। ये चीज, ये वाला चीज को हम बताए थे जो कि हर सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस सेम, डायरेक्ट स्ट्रेस सेम होता है। तो इस बीसी वाले सेक्शन पे अगर हम देखेंगे तो बीसी सेक्शन पे दो तरह का स्ट्रेस काम किया, एक डायरेक्ट स्ट्रेस काम किया और एक बेंडिंग स्ट्रेस काम किया। डायरेक्ट स्ट्रेस का कंप्रेसिव स्ट्रेस भी काम किया और बेंडिंग स्ट्रेस का ही कंप्रेसिव स्ट्रेस काम किया। तो फाइनली हम जो क्रॉस सेक्शन जो एक हम फिर तस्वीर उठाएंगे तो यहाँ से इस चीज उठाएंगे, यहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो इस केस में हम अगर थोड़ा नाम दे देते तो उसको पीछे को बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा नाम लिख देते हैं। नाम मतलब A B C D। तो इस पूरे अगर मान लेते हैं कि ए बी सेक्शन माना गया, तो इस ए बी सेक्शन और ए डी सेक्शन, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इसमें लगेगा, ये लगा डायरेक्ट स्ट्रेस, सेम हर सेक्शन पे सेम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा P बाई एरिया। ओके, दूसरा स्ट्रेस काम करेगा इसके ऊपर, सिग्मा सी एंड सिग्मा टी। ये भी कंप्रेसिव, ये टेंसाइल, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो अब रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट स्ट्रेस तो बताओ ए बी में ये दोनों ऐड हो गया, दिस पोर्शन ऐड हो जाएगा। ओके, तो दोनों बढ़ा दिया, इंक्रीज कर देगा, जबकि इस वाले में इसका तो जीरो है, सेम रहेगा। इस वाले में क्या होगा कि ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ एक दूसरे को घटाएगा या बैलेंस करेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा मेरा वो ऐसा हो सकता है, ये हो गया ए बी सेक्शन, तो ये हो गया बढ़ गया, ये डार्क स्टेज था और ये कंप्रेसिव स्टेज, ये दोनों जुड़ गया। ओके, देन फिर क्या हुआ कि ये स्ट्रेस ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है, तो ये इसको तो इफेक्ट आएगा। तो यहाँ का जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो बीच का सेंटर है, उस पर तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा वह इसका होगा मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो था मेरा, इसका मैग्नीट्यूड के बराबर यही हो गया मेरा। एंड देन ये दोनों क्या हो, घटाएगा मेरा, तो घटाएगा तो क्या होगा, तो ये चीज हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। ये पोर्शन, इस पोर्शन में क्या हो सकता है कि अगर सिग्मा टी का वैल्यू इसके बराबर आ गया तब तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा यहाँ पे।